तो स्टार्ट करेंगे हम इस झोपड़ी से, जो इस इमेज का सबसे यूनिक पार्ट है। बट उससे पहले किसी भी एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले स्केल का ध्यान रखना होता है। तो इस झोपड़ी को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें एक डोर है, और एक स्टैंडर्ड डोर की जो विड्थ होती है वो 3 फीट के आसपास, एंड हाइट आप मान के चलो 5 to 6 फीट। तो इस हिसाब से हम इसके डायमेंशन ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपली हम एक क्यूब ऐड करेंगे। तो ब्लेंडर में एक बड़ा अमेजिंग फीचर होता है जिसको एक्टिवेट करके आप किसी भी एज की लेंथ को आसानी से देख सकते हो, जिससे आप इजीली अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जो मॉडल है इसकी डायमेंशन क्या है। एंड बाय डिफ़ॉल्ट ये मीटर में होती है, आप चाहो तो इसको फीट में कन्वर्ट कर सकते हो यहाँ यूनिट में चेंज करके। तो मेरे से आप यहाँ ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं यहाँ बहुत ज़्यादा स्कल्पटिंग या ऐसा कुछ करने वाला हूँ, बिकॉज आई एम रियली बैड एट दिस। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हम यहाँ पे करेंगे वो शेडर से करेंगे। तो सबसे पहले एक बेसिक शेप मॉडल कर लेते हैं अपने हट जैसा। एंड थोड़ा सा एक्सट्रूजन हम ग्राउंड के नीचे भी देंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ग्राउंड और हट के बीच में कोई गैप हो। तो इसी तरीके से आप करेक्ट लेंथ पे एज डाल के डोर को अंदर की तरफ एक्सट्रूड कर सकते हो। तो नीचे वाले कुछ फेस को हम डिलीट करके उसके पॉइंट को नीचे मैच करा सकते हैं। तो उसे एग्जैक्टली वर्टेक्स टू वर्टेक्स मैच कराने के लिए हम स्नैपिंग यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके बाद हम सिंपली एक प्लेन लेके ग्राउंड को क्रिएट करेंगे। एंड सीन का एक रफ आइडिया हो जाए इसके लिए हम कैमरा भी ऐड करेंगे। एंड यहाँ पे रेजोल्यूशन हम वर्टिकल रखने वाले हैं जैसा हमारी इमेज में है। एंड यहाँ आप कैमरा टू व्यू पे क्लिक करके कैमरे को उसी सेम व्यू से कंट्रोल कर सकते हो। अगर ये अनचेक होगा तो आप जब भी मूव करोगे तो कैमरे से बाहर निकल जाओगे। एंड कैमरे की फोकल लेंथ हम 80 mm रखेंगे। एंड बैक साइड की वॉल भी हम क्रिएट कर लेंगे एक प्लेन से। इसके बाद ग्राउंड सरफेस पे हम थोड़ी सी डिटेल ऐड करके यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऐड करेंगे। एंड डिस्प्लेसमेंट में सिंपली आप प्रोसीजरल क्लाउड यूज़ कर सकते हो। एंड इसके बाद रूफ पे जो मेटल शीट रखी हुई है उसको हम मॉडल करेंगे। ये बहुत ही सिंपल है, देखने में बस कॉम्प्लिकेटेड लगता है। आप सिंपली एक छोटा सा पीस क्रिएट करके उसको एरे के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। एंड मॉडिफायर के साथ मॉडलिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि इसको आप किसी भी लेवल पे कंट्रोल कर सकते हो। एंड इसके बाद हम यहाँ भी डिस्प्लेस मॉडिफायर यूज़ करेंगे इसके सरफेस को थोड़ा सा रैंडमाइज करने के लिए। बट उसके लिए हमें पहले इसमें थोड़े से एज लूप बढ़ाने पड़ेंगे। एंड इसको बहुत ही स्लाइटली चेंज करना है, बहुत आराम से। एंड इसके बाद एक मॉडल करके हम इसकी कॉपी लेके एज अ बैकअप रख लेंगे। एंड इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने के लिए हम सॉफ्ट सिलेक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम अपने रेफरेंस में देखें यहाँ पे 4 शीट रखी हुई हैं टोटल। तो एक मॉडल करके उसको हम कॉपी करके लगा सकते हैं। तो मैंने एडिट मोड के अंदर ही कॉपी ले लिया है। और इसके बाद जब मैं सॉफ्ट सिलेक्शन यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि दोनों शीट मूव कर रही है। बट जब आप सॉफ्ट सिलेक्शन के ऑप्शन में जाओगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है कनेक्टेड ऑनली, जिससे एक सेपरेट पीसी कंट्रोल होगा। एंड एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग डिटेल है जो आपको झोपड़ी के पीछे नज़र आएगी, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और यही वो चीज़ें हैं जो एक CGI सीन को ज़्यादा रियल बनाती हैं। तो इसको हम कैसे इजीली मॉडल कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है कि इसमें हाफ ब्रिक एक्सट्रूडेड है बाहर की तरफ। तो उसको तो हम ईजिली एक्सट्रूड कर सकते हैं, बट अभी हमें ये नहीं पता कि एक ब्रिक का साइज़ क्या है और हमें उस स्पेसिफिक ब्रिक को एक्सट्रूड करना है। ऐसा नहीं कि हाफ ब्रिक्स ऊपर है हाफ नीचे और वो पार्ट एक्सट्रूड हो रहा है। तो इसको हम टेक्सचर अप्लाई करने के बाद ही एक्सट्रूड कर पाएंगे। बट टेक्सचरिंग से पहले हम थोड़ी सी बेसिक लाइटिंग कर लेते हैं, जिससे हमें सीन में क्या चल रहा है उसका आइडिया हो जाएगा।
तो हम यहाँ पे साइकिल सिलेंडर यूज़ करने वाले हैं। एंड मेरे सिस्टम में RTX GPU, तो यहाँ पे मैं GPU यूज़ करूँगा। एंड यहाँ फीचर सेट में आप एक्सपेरिमेंटल कर सकते हो क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट भी यूज़ करेंगे। इसके बाद आप वर्ल्ड सेटिंग में स्काई टेक्सचर ऐड कर सकते हो। लाइटिंग करने के बाद अब हम अपना ब्रेक टेक्सचर इसमें डाल सकते हैं। तो पॉली हेवन से मैंने ये वाला ब्रेक टेक्सचर डाउनलोड किया है। एंड वहाँ से जो भी टेक्सचर आप डाउनलोड करते हो उसके साथ एक ब्लेंड फाइल मिलती है जिसमें मटेरियल सेटअप ऑलरेडी होता है। तो उस फाइल को आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसमें से सिर्फ मटेरियल को अपेंड करा सकते हो। एंड अपेंड कराने के बाद आप यहाँ मटेरियल लिस्ट से उस टेक्सचर को सिलेक्ट कर सकते हो। एडिट मोड में जाके पॉलीगन सेलेक्ट करके आप इसको U प्रेस करके अनरैप कर सकते हो। एंड इसका स्केल अभी बहुत ज़्यादा लग रहा है तो इसको हम थोड़ा सा कम करेंगे। एंड इसको करेक्ट स्केल पे लाने के लिए आप गूगल से एक स्टैंडर्ड ब्रिक का साइज़ निकाल सकते हो। एंड उतने ही डायमेंशन का एक बॉक्स ऐड करके आप ब्रिक को मैच करा सकते हो। तो ब्रिक का स्केल मैच कराने के बाद अब हम कंक्रीट के टेक्सचर को इस ब्रिक के साथ ब्लेंड करेंगे, जस्ट लाइक आवर रेफरेंस। तो इसके लिए हम ब्रिक वाले मटेरियल की कॉपी लेंगे और उसको सेलेक्ट करके Ctrl+Shift+T प्रेस करेंगे। एंड इसके बाद जो हम ज़रूरी टेक्सचर्स है जैसे बेस कलर, रफनेस और नॉर्मल, इनको हम सेलेक्ट करके एक साथ इंपोर्ट करा लेंगे और ये सबको ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर देगा। एंड अगर आपका ये शॉर्टकट वर्क नहीं कर रहा है तो मे बी आपने नोड रैंगलर ऐड ऑन को एक्टिवेट नहीं कर रखा होगा। एंड इसके बाद हम इन दोनों मटेरियल को मिक्स करेंगे। Ctrl+Shift होल्ड करके राइट क्लिक करके आप ड्रैग करोगे तो ये ऑटोमेटिकली मिक्स शेडर ऐड कर देगा। एंड अब हमें एक ऐसा मास्क चाहिए जो बीच में वर्टिकल लाइन की तरह हो ताकि उस पार्ट से हम ब्रिक और कंक्रीट को सेपरेट कर पाएँ। तो उसके लिए हम सिंपली ग्रेडियंट टेक्सचर को यूज़ कर सकते हैं। एंड कलर रम का यूज़ करके आप इस लाइन को काफ़ी शार्प कर सकते हो। एंड ये लाइन अभी बहुत ही सीधी सी लग रही है तो इसको हमें थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा, जस्ट लाइक रेफरेंस। उसके लिए हम सिंपली नॉइस टेक्सचर यूज़ कर सकते हैं इस लाइन को थोड़ा सा अनइवन बनाने के लिए। और अब इसको हम ब्रिक के डिस्प्लेसमेंट टेक्सचर के साथ मर्ज करेंगे क्योंकि ये बाहर की तरफ एक्सट्रूडेड दिखना चाहिए। एंड इट लुक्स रियली अमेजिंग। और इसके बाद हम आते हैं अपनी झोपड़ी के टेक्सचरिंग पर। इसके लिए आप कैसल ब्रिक 7 टेक्सचर यूज़ कर सकते हो पॉली हेवन से। एंड इसको भी हम सेम प्रीवियस मेथड से इंपोर्ट कराएंगे। और इस हट को हमें पहले अनरैप करना पड़ेगा, बट उससे पहले जो इसमें अनयूज पार्ट है जो हमें नहीं दिख रहा है उसको हम डिलीट कर देंगे ताकि अनरैपिंग ईजी हो पाए। एंड इस डोर के पार्ट को भी हम सेपरेट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ कॉर्नर पे मार्क लगा के आप सीधे U प्रेस करके इसको अनरैप कर सकते हो। एंड इस UV को हम रोटेट करेंगे ताकि ब्रिक का साइज हॉरिजॉन्टल आ पाए। एंड इसके बाद इसके स्केलिंग ठीक करेंगे अपने ब्रिक के साइज की तरह। आप UV आइलैंड को भी स्केल करके ब्रिक के साइज को स्केल कर सकते हो। एंड इसके बाद जो हट का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था उसकी मॉडलिंग हम कंप्लीट करेंगे क्योंकि उस टाइम हमारे पास ब्रिक का साइज अवेलेबल नहीं था। एंड अभी हमें ब्रिक का साइज पता है तो उस हिसाब से हम इसमें सेगमेंट्स ऐड करके उस हाफ ब्रिक को एक्सट्रूड करेंगे। एंड इसका कुछ अनयूज्ड फेस जो हमें नहीं दिख रहा है उसको आप डिलीट कर सकते हो। तो इसको पहले हम अनरैप करके ब्रिक के साइज से मैच कराएंगे। एंड इसके बाद ब्रिक के साइज के अकॉर्डिंग हम सेगमेंट्स ऐड करेंगे। एंड इसके बाद जो इनके फ्रंट के फेसेस हैं इनको अनइवनली सिलेक्ट करके इसको एक्सट्रूड करेंगे। इट लुक्स गुड, बट कहीं कहीं पे अनरैपिंग का इशू आ रहा है तो उतने फेस को आप सिलेक्ट करके इसको अगेन UV स्मार्ट प्रोजेक्ट कर सकते हो। एंड और ज़्यादा रियलिज्म के लिए इसको थोड़ा सा अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग शेप को मैच कराना पड़ेगा। एंड नाउ इट लुक्स बेटर।
एंड यहाँ इस पार्ट पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ टेक्सचर स्ट्रेचिंग का इशू आ रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए आप अंदर की साइड वाले फेसेस को पकड़ के यू प्रेस करके अनरैप कर दोगे एंड उस स्पेसिफिक यूवी का स्केल आपको मैच कराना पड़ेगा। तो ये भी फिक्स हो गया। ओके, तो अभी कुछ चीज़ें वाइट है हमारे सीन में जिसकी वजह से वाइट बाउंस बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इन पे कुछ हम मटेरियल असाइन कर देते हैं ताकि उसके बाद हम टेक्सचर को इम्प्रूव कर पाएँ। एंड ग्राउंड के लिए हमने ये वाला टेक्सचर यूज़ किया पॉली हेवन से। एंड थोड़ा सा हमें लाइट को भी एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि अभी हमने एक गोल्डन आवर का टाइम रखा हुआ है जिसकी वजह से टेक्सचर में थोड़ी सी रेडनेस दिखती है, तो इसका ओरिजिनल कलर हमें दिख नहीं पाएगा। तो थोड़ा सा लाइटिंग को हम डे टाइम पे ले जाएंगे ताकि हमें टेक्सचर का ओरिजिनल कलर दिख पाए। सो अगर आप यहाँ हट को ऑब्जर्व करो, यहाँ पे ब्रिक की 2-3 लेयर्स दिखाई देंगी। इसमें एक रेड ब्रिक है और दूसरी थोड़ी डर्टी एंड तीसरी जो वाइट पैचेस लगे हुए हैं। तो ऐसा ही कुछ हम रेप्लिकेट करने वाले हैं अपने सीन में। तो इसके लिए सिंपली हम डिफ्यूज टेक्सचर में कलर रैम्प ऐड करेंगे एंड इस कलर रैम्प पे जो भी कलर हम ऐड करेंगे वो कलर आपको ब्रिक में दिखने लगेगा क्योंकि ये कलर रैम्प बेसिकली ब्लैक टू वाइट वैल्यू को कंसिडर करता है। तो इसको हम डिफ्यूज टेक्सचर के साथ मिक्स करेंगे एंड इसके फैक्टर में एक नॉइस टेक्सचर ऐड करेंगे। तो यहाँ बेसिकली आपको कुछ इस तरीके का वेरिएशन मिल जाएगा, विच लुक्स वेरी गुड। एंड सेम इसी नोट को हम कॉपी करके वाइट कलर के जो पैचेस दिख रहे थे टेक्सचर में वो भी हम क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। यहाँ बस आपको कलर रैम्प में कलर को चेंज करना है। कलर रैम्प पे आप जो भी कलर ऐड करोगे वो कलर ब्रिक पे रिफ्लेक्ट होगा। एंड बाकी मास्क में वेरिएशन लाने के लिए हम नॉइज़ को थोड़ा सा ट्विक कर सकते हो। तो नेक्स्ट वेरिएशन हम इसमें ऐड करेंगे ग्राउंड डर्ट का। तो नीचे वाली जो ब्रिक होती है वो थोड़ी सी डर्टी या ब्लैक टाइप की दिख रही होती है, तो उसको भी हम यहाँ मास्क में ग्रेडियंट टेक्सचर यूज़ करके क्रिएट कर सकते हैं। एंड इस ग्रेडियंट को ब्रेक करने के लिए आप नॉइज़ यूज़ कर सकते हो, तो थोड़ा सा इसके पैटर्न को इरेगुलर बना देता है। तो इसी सेम टेक्निक से आप मल्टीपल वेरिएशन क्रिएट कर सकते हो किसी भी टेक्सचर में। दिस इज़ द रियल ब्यूटी ऑफ प्रोसीजरल टेक्सचर्स, जिनकी एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ होती है। जो आप सोच सकते हो वो आप क्रिएट कर सकते हो। बट हाँ, स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, बट जब आप थोड़ा इसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो एंड यू गेट यूज्ड टू इट। तो सारे वेरिएशन को क्रिएट करने के बाद इन सबको आपस में हम कंबाइन करेंगे। एंड जिसका एंड रिजल्ट कुछ ऐसा है। तो अब बारी आती है मेटल शीट की जो रूफ पे रखी हुई है, एंड जिसके लिए हमने ये रस्टी मेटल शीट वाला टेक्सचर यूज़ किया पॉली हेवन से। एंड इसमें भी आप कलर रैम्प ऐड करके उसको रेफरेंस जैसा कुछ लुक एंड फील दे सकते हैं। तो एक मेटल शीट का हमने एक बैकअप ले रखा था स्टार्टिंग में, तो उसका यूज़ यहाँ हम डोर के मॉल्डिंग में कर सकते हैं अपने रेफरेंस के हिसाब से। एंड इस डोर पे हम वही मेटल शीट वाला मटेरियल कॉपी कर सकते हैं, बस इसमें कलर रैम्प में जो कलर है उसको हम चेंज कर देंगे अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग। तो टेक्सचरिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब बारी आती है वेजिटेशन ऐड करने की, जिसके लिए हम मेगा स्कैन से ये वाली ग्रास डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेगा स्कैन से डाउनलोड की हुई फाइल का मटेरियल सेटअप कैसे करना है, उसके लिए मैंने अपने पिछले इन्वायरमेंट सीरीज़ में ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, तो आप जाके उसको देख सकते हो। और पिछली बार हमने जी स्कैटर एड ऑन यूज़ करी थी स्कैटरिंग के लिए, बट इस बार हम ज्योमेट्री नोड यूज़ करने वाले हैं। तो जो भी एसेट आप इंपोर्ट कराओ सबसे पहले करेक्ट नेमिंग के साथ उसको एक कलेक्शन में डाल दो, काम बहुत ईजी हो जाएगा। एंड इसके बाद अपनी ग्राउंड सरफेस को सिलेक्ट करके आप ज्योमेट्री नोड पर न्यू बटन क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे 2 नोड मिल जाएंगे।
इसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूट पॉइंट ऑन फेसेस नोड यूज करेंगे। ये नोड किसी भी सरफेस पे पॉइंट को स्कैटर कर देता है। और अब इन्हीं पॉइंट को हम अपने इंस्टेंस यानी ग्रास से रिप्लेस करने के लिए इंस्टेंस ऑन पॉइंट नोड ऐड करेंगे। और यहाँ इंस्टेंट के सॉकेट में हम जो भी चीज़ प्लग करेंगे वो यहाँ पे स्कैटर हो जाएगी। तो हमें अपना पूरा कलेक्शन ही स्कैटर करना है, तो सीधे हम अपने कलेक्शन को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं एडिटर में। यहाँ पे हमारी ग्राउंड सरफेस गायब हो गई है, तो उसको वापस लाने के लिए आप ज्वाइन ज्योमेट्री नोड ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे हमें अपने ग्रुप इनपुट और इंस्टेंस ऑन पॉइंट नोड को कंबाइन करना पड़ेगा। एंड रोटेशन में रैंडमनेस लाने के लिए आप रैंडम वैल्यू नोड ऐड कर सकते हो, जिसके z वैल्यू को हम चेंज करेंगे ताकि ये z एक्सिस पे अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट हो जाए। एंड स्केल में भी वेरिएशन लाने के लिए सेम रैंडम वैल्यू नोड ऐड कर सकते हैं। तो अभी ये पूरी सरफेस पे स्कैटर हो रहा है, बट हमें ये कुछ स्पेसिफिक पार्ट पे चाहिए। तो उसके लिए हम सिंपली एक वर्टेक्स ग्रुप बनाएंगे और यहाँ पे वेट पेंट यूज़ करके जिस भी एरिया पे यहाँ पे आप पेंट करोगे उतने पार्ट पे ये ग्रास स्कैटर होगी। यहाँ पे आपको कुछ कलर्स नज़र आ रहे होंगे, तो जहाँ पे रेड है वहाँ पे इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे आप बॉर्डर के साइड में जाते हो वहाँ पे डेंसिटी कम होगी। तो यहाँ पे हमें कैमरे में जो भी दिख रहा है उसके हिसाब से हम इसको पेंट करेंगे। एंड पेंट करने के बाद आप डेंसिटी फैक्टर को ग्रुप इनपुट में डालोगे और यहाँ मॉडिफायर में आके आप डेंसिटी फैक्टर में ये वर्टेक्स ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हो जिसमें हमने पेंट किया हुआ है। एंड यू विल नोटिस कि जहाँ पे हमने पेंट किया ये ग्रास बस वहीं पे स्कैटर हुई है। एंड एग्जैक्टली हमें यही करना था। एंड डेंसिटी आप डिस्ट्रीब्यूट पॉइंट ऑन फेसेस नोड से कंट्रोल कर सकते हो। एंड ग्रास की हाइट मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, तो उसके लिए हम कंबाइन XYZ यूज़ कर सकते हैं। एंड रैंडम वैल्यू को हम Z में डालेंगे, क्योंकि इसकी हाइट अगर हमें कंट्रोल करनी है तो वो Z डायरेक्शन में होगी। एंड ज्योमेट्री नोड यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो भी कलेक्शन हमने स्कैटर किया उस कलेक्शन में जितनी भी एसेट है वो सब के सब रैंडमली स्कैटर हो जाएंगे, बट जिस स्कैटर में ऐसा नहीं था। एंड लाइट को फिर से हम थोड़ा सा इवनिंग टाइम पे ले जाएंगे ताकि इसका लुक एंड फील सही से चेक कर पाएँ। एंड ग्राउंड टेक्सचर का स्केल मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, तो उसकी रेपुटेशन हम और बढ़ाएंगे। ओके, तो अभी हमने बस ये ग्रास स्कैटर करी है, पर इसके अलावा थोड़ी सी इन्वायरमेंट में वैरायटी लाने के लिए हमें और भी चीज़ें स्कैटर करनी पड़ेगी। तो मैंने ये कुछ चीज़ें और डाउनलोड करी है जो ये आप देख सकते हो। तो इसके बाद हम इसको स्कैटर करेंगे। तो सिंपली हम ज्योमेट्री नोड में जाएंगे एंड इसको भी मैंने अलग अलग कलेक्शन में डाल के रखा हुआ है। तो स्कैटरिंग सेटअप हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसको हम सेलेक्ट करके शिफ्ट D प्रेस करेंगे और इसकी कॉपी ले लेंगे। एंड यहाँ पे जो ये कलेक्शन इन्फो है इसको हम डिलीट करेंगे, और जिस कलेक्शन में ये वाला डेटा है इसको हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। बट मेक श्योर कि ये दोनों बॉक्स चेक्ड हों। एंड इसको आप इंस्टेंट में डालोगे एंड यहाँ शिफ्ट राइट क्लिक ड्रैग करोगे तो एक जंक्शन क्रिएट कर सकते हो, जिससे नोड को अरेंज करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। इसके बाद ज्योमेट्री मैश में जाएगी एंड ये डेंसिटी फैक्टर जाएगा इस स्लॉट में। यहाँ पे हमें वेट पेंट करने के लिए एक और ग्रुप चाहिए, वर्टेक्स ग्रुप। तो इसको भी हम करेक्ट नेम दे देते हैं अपने एसेट के अकॉर्डिंग। तो अभी हम इसको कंबाइन नहीं करेंगे, वरना यह पूरी सरफेस पे स्कैटर हो जाएगा, जिससे हमारा सीन हैंग हो सकता है। तो सीन हैंग ना हो जाए उसके लिए हम यहाँ डेंसिटी फैक्टर में वर्टेक्स ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने इस पर कुछ भी पेंट नहीं किया हुआ है तो ये स्कैटर नहीं होगा। तो अभी यहाँ पे सारी चीज़ें हमने कंबाइन कर दी हैं। ये हमारी ग्रास और ये दूसरी ग्रास का वेरिएशन है वो। तो पेंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली आप जहाँ पे भी पेंट करोगे आप देख सकते हो कि वहाँ पे ये स्कैटर हो रहा है। बाकी अगर आपको डेंसिटी वगैरह थोड़ी ज़्यादा लग रही है तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हो ज्योमेट्री नोड से।
एंड अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे हमने गलती से पेंट कर दिया तो इसको वेट को 0 करके आप इसको यहाँ से हटा भी सकते हो। तो इसकी हमें यहाँ पे कंबाइन XYZ की ज़रूरत नहीं है। आप इसको कंट्रोल X प्रेस करके हटा सकते हो एंड इसको मिनिमम 0.5 एंड 1 ताकि ये वेरिएशन थोड़ा सा सही दिखे। तो देखते हैं इसको हम रेंडर व्यू में। आई थिंक यहाँ इस पार्ट पे थोड़ा सा ज़्यादा स्कैटर हो गया, इसको थोड़ा सा हमें और रैंडम करना पड़ेगा। आई थिंक हम थोड़ा सा डेंसिटी के साथ यहाँ पे खेल सकते हैं। हाँ ये सही लग रहा है। अब बाकी हमें फ्रंट में थोड़ा सा पेंट करना पड़ेगा। वेट 1 एंड आप पेंटिंग स्टार्ट कर सकते हो। अभी हमारे पास 1-2 एसेट और हैं, उनको भी हम यहाँ पे लगाएंगे। अब चाहो तो उसको समवेयर मिड में रख के भी पेंट कर सकते हो, तो डेंसिटी उसी हिसाब से कंट्रोल होगी यहाँ पे। ओके, तो इसी सेम मेथड से बाकी के 2 एसेट भी हम स्कैटर करेंगे। एंड मैं ये चीज़ समझ सकता हूँ कि जब आप ऐसी चीज़ें पहली बार देखते हो तो आपको ये बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग लगता है, पर ट्रस्ट मी, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे ये चीज़ उतनी ही ज़्यादा आसान होती जाती है। एंड जब आप चीज़ें कर पाते हो तो सीरियसली आपका मोटिवेशन लेवल बहुत बढ़ जाता है एंड फिर आप और ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हो और ज़्यादा नई चीज़ें ढूंढने लगते हो। तो अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो एक बार स्टार्ट करके देखो, ये उतना भी टफ नहीं है जितना लगता है। एंड जब आप एक रिज़ल्ट अचीव करोगे, ट्रस्ट मी, वो अंदर से इतना सुकून देता है, आई कांट इवन एक्सप्लेन। तो इस झोपड़ी के पास आपको एक छोटा सा क्यूट सा ट्री दिख रहा है। तो ऐसा सिमिलर ट्री मैंने पॉली हेवन से डाउनलोड किया है, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और ये ज्योमेट्री नोड पे बेस्ड है। तो आप इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी कर सकते हो अपने टेस्ट के हिसाब से। तो इस ट्री को भी ऐड करेंगे हम अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग। एंड कंपोजिशन सेट करने के लिए आप कैमरे को थोड़ा बहुत आगे पीछे मूव कर सकते हो। एवरीथिंग लुक्स गुड, बट पीछे वॉल पे जो कंक्रीट लगा हुआ वो अभी भी मुझे उतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। भले ही वो सीमलेस टेक्सचर है, बट इसको आई थिंक हम थोड़ा और इन्हेंस कर सकते हैं अपने रेफरेंस की तरह। तो अगर हम अपने रेफरेंस को ध्यान से देखें तो उसमें कुछ हॉरिजॉन्टली पैटर्न रन कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा पैटर्न क्रिएट करने के लिए हम वेव टेक्सचर यूज़ कर सकते हैं। एंड आई विल सजेस्ट यू ऑल कि ब्लेंडर में जितने भी प्रोसीजरल टेक्सचर हैं एक बार जाके सबको चेक करो। एंड ट्रस्ट मी, इतने काम के हैं सारे। अगर आपके ऑब्जर्वेशन अच्छे है तो आप खुद से इमेजिन कर सकते हो कि किस सिचुएशन में कौन सा प्रोसीजरल टेक्सचर काम आ सकता है। एंड ये सब सारे नोट्स एक इंग्रेडिएंट्स की तरह हैं। तो एक अच्छे शेफ को ही पता होता है कि कौन सा इंग्रेडिएंट हमें कहाँ पे इंक्रीज करना है या उसे कहाँ पे यूज़ करना है। और ये सब सारी चीज़ें एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के साथ आती है। तो आप जितना टाइम स्पेंड करोगे आप उतने यूज्ड टू होते जाओगे। एंड पीछे के कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं जिनको हम बहुत ही ईजिली ऐड कर सकते हैं। एंड ये ब्रिक वॉल पे जो वेंटिलेशन है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसको भी हम ऐड कर देंगे। और यहाँ रूफ पर कुछ ट्रैश रखे हुए हैं, उसको भी हम अपने सीन में ऐड करेंगे। एंड मेरे पास कुछ ट्रैश ऑलरेडी रखे हुए हैं जो मैंने ही मॉडल किए हैं। और अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट वाले सीन में भी इसको यूज़ किया था, वो स्ट्रीट वाले ट्यूटोरियल में। आई वुड सजेस्ट कि इस टाइप के कोई एसेट बना के रख लो आप लोग भी, या मे बी फ्यूचर में मैं इस एसेट को आप लोगों से शेयर कर दूंगा। और इसको भी आप ज्योमेट्री नोड यूज़ करके इसको स्कैटर कर सकते हो वेट पेंट के थ्रू कि कहाँ कहाँ पे किस पोजीशन पे आपको ये चाहिए। एंड इसके अलावा
जहाँ पे भी ट्रैश ज़्यादा है रूफ पर, उस पार्ट को हम थोड़ा सा नीचे की तरफ ले जाएंगे सॉफ्ट सिलेक्शन लेके, क्योंकि ऑब्वियसली जब उसके ऊपर लोड होगा तो वो ग्रेविटी की वजह से थोड़ा सा नीचे आएगा। बहुत ही छोटी डिटेल है बट रियलिस्टिक लगेगी। तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हो गई हैं। अब आते हैं अपनी लाइटिंग पर। तो अभी टेस्टिंग के लिए हमने ये स्काई टेक्सचर लगा रखा है विच ऑलरेडी लुक्स गुड। तो मैंने काफ़ी सारी HDRI टेस्ट की, इनमें से एक का लुक एंड फील मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो हम यहाँ पे उसको ऐड करके देख लेते हैं। वो ये है। यहाँ पे हम बैकग्राउंड की स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं एंड इसको थोड़ा सा Z डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पे गोल्डन आवर का टाइम लेके चल रहे हैं जो मोस्टली फोटोग्राफर्स यूज़ करते हैं, बट आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो इफ़ यू लाइक क्लाउडी वेदर और समथिंग लाइक दैट। सो इस पर कोई बाउंडेशन नहीं है, दिस इज़ विच आई प्रेफर। एंड फाइनली हम अपने कैमरा को एनिमेट कर सकते हैं लाइक 1 से 2 सेकेंड। अगर आपको वीडियो एनिमेशन निकालना है तो ये पहले की फ्रेम पे प्रेस I, लोकेशन एंड रोटेशन। यहाँ आप कंट्रोल और मिडिल माउस से बहुत ही स्मूथली जूम कर सकते हो कैमरे को। तो नेक्स्ट पोजीशन पे हम फिर से की लगाएंगे और ये दोनों सिलेक्टेड है। यहाँ पे आके इंटरपोलेशन में हम लीनियर कर देंगे। तो ये हो गया हमारा कैमरा एनिमेशन। एंड कैमरे में हम डेप्थ ऑफ फील्ड यूज़ कर सकते हैं, उसको आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हो। जो भी चीज़ आपको फोकस में रखनी है वो आप यहाँ से पिक कर सकते हो। तो अभी आप क्लियरली देख सकते हो कि पास वाली चीज़ें ब्लर हो गई हैं, बट इससे थोड़ा रेंडर टाइम इंक्रीज़ हो जाता है। एंड कुछ और भी मेथड्स होते हैं, जैसे आप मिस्ट पास या Z डेप्थ निकाल के उसको भी पोस्ट में डेप्थ ऑफ फील्ड ऐड कर सकते हो, बट ये कैमरे वाली ज़्यादा रियलिस्टिक लगती है। तो उस पर हम कभी फ्यूचर में किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। एंड ये वॉल पे कंक्रीट थोड़ा ज़्यादा डार्क लग रहा है मुझे, जो काफ़ी देर से खटक रहा है। तो इसको थोड़ा सा ब्राइट कर लेते हैं। एंड जाते जाते प्लीज़ अपने विचार कमेंट बॉक्स में देते जाना। एंड अगर आपके पास कोई आइडिया हो नेक्स्ट वीडियो के लिए सो प्लीज़ वो भी शेयर कर देना। टिल देन टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।